जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर 14 के एमसीक्यूज। चैप्टर 14 हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसके कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके एमसीक्यूज हमने अटेम्प्ट करने हैं वन बाय वन। जैसा कि आपको पता है कि अब हमारे बिजनेस लॉ के पेपर में 30 मार्क्स के एमसीक्यूज भी आते हैं, तो हम हर चैप्टर के बाद जहाँ पे पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, वहीं पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी साथ साथ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14 के एमसीक्यूज। पेज है हमारा 288। इसमें सबसे पहले एमसीक्यू नंबर 1 पे आते हैं। कह रहे हैं प्रोस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड टू बी ड्यूली साइंड बाय। प्रोस्पेक्टस किसने साइन करना है? चीफ एग्जीक्यूटिव एंड डायरेक्टर ने। एवरी पर्सन हु इज नेम्ड देयरइन एज डायरेक्टर और प्रपोज्ड डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर, एवरी डायरेक्टर इंक्लूडिंग चीफ एग्जीक्यूटिव। हम ये स्टडी कर चुके हैं, प्रोस्पेक्टस को हर डायरेक्टर या जो प्रपोज डायरेक्टर है वो साइन करेगा। तो एमसीक्यू नंबर 1 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। सेकंड एमसीक्यू है कैंडिड ऑयल्स लिमिटेड हैज क्लास ए एंड क्लास बी ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹10 ईच कैरिंग वोटिंग राइट्स ऑफ 1 and 2 वोट्स पर शेयर रिस्पेक्टिवली। और ये भी हम स्टडी कर चुके हैं कि एक कंपनी के डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स हो सकते हैं और उनके वोटिंग राइट्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट वो हमें टच कर रहा है। फिर कह रहा है स्पेशल रेजोल्यूशन पास टू ब्रिंग द वोटिंग राइट्स ऑफ क्लास बी शेयर होल्डर्स इक्वल टू क्लास ए शेयर होल्डर्स। स्पेशल रेजोल्यूशन पास की गई जिसमें क्लास बी के राइट्स क्लास ए के बराबर ले आए गए। अब देखिए, पहले असल में क्लास बी के राइट्स ए से ज्यादा थे, तो अगर बराबर कर दिए गए इसका मतलब है क्लास बी के शेयर होल्डर के राइट्स इफेक्ट हुए हैं, वो इफेक्टेड क्लास है। तो यहाँ पे क्लास बी के शेयर होल्डर्स के राइट्स वेरी किए गए। अब आगे क्या कह रहे हैं? हाउएवर टू शेयर होल्डर्स क्लास बी आर नॉट सेटिस्फाइड व्हाइल दिस रेजोल्यूशन With this resolution I intend to apply for its cancellation। दो शेयर होल्डर्स क्लास बी के सेटिस्फाइड नहीं है और वो इसकी कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? हम कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं कि एटलीस्ट 10% वोटिंग पावर्स अगर इन शेयर होल्डर्स के पास होगी तो विद इन 30 डेज कोर्ट में जाके कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में हमें वो क्या स्टेटमेंट दे रहा है, इनमें से जो करेक्ट है। कह रहा है दे कैन डू सो इफ दे होल्ड मोर देन 10% शेयर। नहीं, मोर देन नहीं, अगर 10% शेयर्स भी होंगे तो भी काम चल जाएगा इनका, कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मोर देन 10% शेयर्स होंगे तो भी कर सकते हैं। तो लॉ कहता है कि एटलीस्ट 10% होने चाहिए। बी में क्या कह रहा है? दे होल्ड 10% आर मोर शेयर्स ऑफ क्लास बी एंड अप्लाई टू कोर्ट। ये स्टेटमेंट ठीक है कि वो 10% या उनके पास ज्यादा शेयर्स हो और वो कोर्ट अप्लाई करे। सी और डी ऑप्शन में कह रहा है कि उनके पास 10% शेयर हो एटलीस्ट और कमीशन को अप्लाई करें। नहीं, वेरिएशन के लिए कमीशन को अप्लाई तो नहीं करते। वेरिएशन इन राइट्स के कैंसिलेशन करवानी हो तो फिर कोर्ट में अप्लाई करना पड़ता है। तो ये सी और डी तो टोटली गलत ऑप्शन है। ए और बी में बी ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि बी में 10% और मोर दोनों कवर हो जाते हैं, ए में सिर्फ मोर देन 10% कवर हो रहा है। तो इसमें बी ऑप्शन जो हमारी वो करेक्ट है। सी मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की डेफिनेशन हमसे पूछ रहा हूं। आपको याद होगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमने स्टडी किया था कि ये वो अमाउंट है जो कि आर्टिकल्स या मेमोरेंडम में फिक्स कर दी जाती है, और अगर कोई अमाउंट भी फिक्स ना की गई हो तो टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज्यूम की जाती है। तो ए में कह रहा है टोटल ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी एज स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। नहीं, पहली प्रायोरिटी दी जाएगी अगर कोई अमाउंट स्पेसिफाई की गई है उसको, वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगी। अगर कोई अमाउंट स्पेसिफाई नहीं की गई फिर टोटल ऑथराइज जो टोटल कैपिटल है शेयर कैपिटल वो कंसीडर किया जाएगा कि वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। तो ए ऑप्शन गलत हो गई। बी द होल अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल अदर देन दैट इशूड आर एग्री टू बी इशूड एज पेड अप अदरवाइज देन इन कैश इफ नो अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इज सो फिक्स्ड। ये बी ऑप्शन ठीक है कि अगर कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट फिक्स नहीं की गई तो फिर जो शेयर कैपिटल की टोटल अमाउंट होगी जो कि इन कैश इशू करनी है या इशू की गई है वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज्यूम की जाएगी। सी और डी में कह रहा है द होल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम एप्लीकेंट्स इफ नो अमाउंट ऑफ। नहीं, सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं, होल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। सी भी गलत। और डी में कह रहा है अमाउंट टू बी जनरेटेड फ्रॉम पब्लिक फॉर विच प्रोस्पेक्टस इज इशूड। नहीं, ये ऑप्शन भी गलत है। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन हुई बी। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा एमसीक्यू नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है जी? इसमें वो कह रहा है जी एनी डिविडेंड पेबल इन कैश बाय लिस्टेड कंपनी में बी पेड। लिस्टेड कंपनी हम वैसे पढ़ चुके हैं कि डिविडेंड इन कैश भी पे हो सकता है, इन काइंड भी। और इन कैश में पे होने के जो तरीके हैं वो है बाय चेक, बाय डिविडेंड वारंट और डायरेक्टली ट्रांसफर इनटू बैंक अकाउंट। लेकिन लिस्टेड कंपनी के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन एप्लीकेबल है, वो कौन सी है? डायरेक्टली ट्रांसफर इनटू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे जो हमारी ऑप्शन है वो कह रहा है
ए ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड डायरेक्टली इनटू बैंक अकाउंट डेजिग्नेटेड बाय द एंटाइटल्ड शेयर होल्डर। यहाँ बिल्कुल ये ऑप्शन करेक्ट है, हमारे कंसेप्ट से मैच कर गई ये ऑप्शन। लेकिन बी और सी और डी भी स्टडी कर लेते हैं, वो क्यों गलत है? बाय क्रॉस चेक इशूड इन द नेम ऑफ एंटाइटल्ड शेयर होल्डर, नहीं, क्रॉस चेक की ऑप्शन लिस्टेड कंपनी के पास अवेलेबल नहीं। बाय डिविडेंड वारंट की ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं। और इन एनी ऑफ द अबव मैनर एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी, जी नहीं, ये ऑप्शन भी यानी कंपनी की अपनी डिस्क्रिप्शन नहीं है, बल्कि लिस्टेड कंपनी के लिए सिर्फ एक ही तरीका है डिविडेंड को पे करने का कि वो इलेक्ट्रॉनिकली शेयर होल्डर के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दें। 5. In a company limited by share, the share capital represents capital introduced into company by the companies. लिमिटेड बाय शेयर में शेयर कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करता है कि कैपिटल किसने इंट्रोड्यूस किया? डायरेक्टर्स ने, गारंटर्स ने, ऑडिटर्स ने, मेंबर ने। सिंपल एमसीक्यू, मेंबर, जाहिर है मेंबर के अलावा और कौन कंट्रीब्यूट करेगा? डायरेक्टर, गारंटर्स, ऑडिटर्स, ये तो कंट्रीब्यूट करने से रहे। हाँ, याद रखिएगा डायरेक्टर्स अगर कंपनी के डायरेक्टर कंपनी के मेंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन याद रखें यहाँ पे जो कंसेप्ट पूछा है शेयर कैपिटल कौन इंट्रोड्यूस करवाता है, वो मेंबर्स है, वो मेंबर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में। हाँ, उसके बाद मेंबर्स कुछ डायरेक्टर भी बन जाते हैं समटाइम्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगी, जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है, वो डी है। 5 का डी पार्ट जो होगा वो हमारा करेक्ट पार्ट है। 6. Issuance of shares is the first step of offering shares by the company. Then people or promoters pay for the share. This is termed as, यानी जो पे करते हैं इसको क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और क्या कहते हैं? तो ए ऑप्शन हमारी करेक्ट है, पहली ऑप्शन ही ठीक हो गई। क्या इसे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कहते हैं? नहीं। पेमेंट ऑफ शेयर्स भी नहीं कहते, सेलिंग ऑफ शेयर्स भी नहीं कहते। लॉ ने इसके लिए स्पेसिफिक टर्म यूज किया, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। और आपको याद होगा लेक्चर में भी ये टर्म हमने यूज की थी, और इसके साथ मैंने कंसेप्ट आपको बताया था अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन का भी। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस का रिस्क हो तो क्या करते हैं? अंडर राइटर्स को इंगेज कर लेते हैं, और ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो फिर बैलेंडिंग की जाती है। बहरहाल नेक्स्ट 7 एमसीक्यू, द इशूड शेयर कैपिटल इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स दैट हैव बीन इशूड टू शेयर होल्डर्स। बिल्कुल ठीक कह रहा है। द इशूड शेयर कैपिटल मे बी मोर देन ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, कभी भी नहीं हो सकता, यहां तो इक्वल होगा या लेस होगा, गलत ऑप्शन। बी, मस्ट बी मोर देन द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, बिल्कुल भी नहीं, मस्ट नॉट बी मोर देन शेयर कैपिटल होना चाहिए। बहरहाल सी, मे बी लेस देन द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, हाँ ये ठीक है कि इशूड शेयर कैपिटल ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल इक्वल हो सकता है या लेस हो सकता है। डी में कह रहा है मस्ट बी इक्वल टू ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, लाजमी नहीं है। अगर कंपनी को नहीं इतने पैसों की जरूरत तो वो जितना ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है उतना इशू नहीं करेगी, बल्कि उससे कम अमाउंट इशू करेगी। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन हुई सी। 7 में सी ऑप्शन क्या है? इशूड शेयर कैपिटल मे बी लेस देन ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। नेक्स्ट चलते हैं हम एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 8 क्या कह रहा है जी? वो कह रहा है इन पाकिस्तान ऑल कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर आर रिक्वायर्ड टू हैव एन ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, सही कह रहा है। एंड द अमाउंट ऑफ द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कैन बी इंक्रीज्ड बाय, कैसे इंक्रीज की जा सकती है? स्पेशल रेजोल्यूशन से। और कैसे की जा सकती है? ए में कह रहा है ओनली विद द अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर्स, नहीं, डायरेक्टर्स की अप्रूवल नहीं, इसके लिए तो मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत है। ओनली विद द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स, हाँ ये ठीक है। ओनली विद अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार, नहीं, रजिस्ट्रार की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रार को अप्रूवल के बाद, अल्टरेशन के बाद हम डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, यानी उसको इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन इसकी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। डी, ओनली विद अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का कोई लेना देना नहीं है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगी कि ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल की अल्टरेशन हो सकती है, इंक्रीज किया जा सकता है विद द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। अच्छा, अब यहाँ पे आपको फिर वही कंसेप्ट ज़हन में आ गया होगा कि अगर ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्लास की अल्टरेशन करते हैं तो रजिस्ट्रार को कितने दिनों में इन्फॉर्म करना है? 15 डेज में, 30 डेज में? याद आया आपको? ये 15 डेज था। 15 डेज में रजिस्ट्रार को हमने इन्फॉर्म करना है, और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी इन्फॉर्म करने के साथ ही फाइल कर देंगे। तो 8 हमारा एमसीक्यू इसमें करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट 9, When shares are issued, the shareholder must, क्या करना चाहिए शेयर होल्डर्स को? लाजमी गिव देयर कंसेंट इन रिटन फॉर्म, कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है। कंसेंट की जरूरत होती है जब आप डायरेक्टर बन रहे हो, चीफ एग्जीक्यूटिव बन रहे हो, जब किसी पोजीशन पे, मैनेजमेंट पोजीशन पे आप काम कर रहे हो। शेयर होल्डर बनने के लिए कंसेंट फॉर्म वगैरह नहीं सबमिट करवाते। अपॉइंट 2 पर्सन एज देयर प्रॉक्सी, बिल्कुल भी नहीं। प्रॉक्सी का कंसेप्ट हम मीटिंग वाले में स्टडी करेंगे चैप्टर्स में, और उसमें भी हर शेयर होल्डर एक ही प्रॉक्सी पॉइंट कर सकता है, 2 तो पॉइंट कर ही नहीं सकता, ये भी गलत। पे फॉर द शेयर्स इन फुल, हाँ ये ठीक है, क्योंकि हर शेयर होल्डर को
फुल अमाउंट पे करनी चाहिए, शेयर फुली पेड होने चाहिए। डी अप्लाई फॉर स्पेशल प्रिविलेजेस, कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होती शेयर होल्डर्स को। हाँ, अगर उनकी क्लास के राइट्स को कोई स्पेशल राइट्स दिए गए जैसे प्रेफरेंस शेयर्स वालों को दिए गए हैं तो वो बाय डिफॉल्ट उनको मिल जाते हैं, अलग से अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें हमारी करेक्ट ऑप्शन कौन सी हुई? 9 की सी। 10 इफ द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन विद अनपेड डेट शेयर होल्डर्स विल, शेयर होल्डर्स क्या करेंगे अगर अनपेड डेट्स हैं? क्या शेयर होल्डर्स पर्सनली लायबल होंगे? इसका जवाब है नॉर्मली नहीं लायबल होते, लेकिन अगर पार्टली पेड शेयर हो तो फिर लायबल हो सकते हैं अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। और आज याद रखिएगा केस स्टडीज में, क्वेश्चन में जब तक खुद से ना कहे कि शेयर पार्टली पेड है, हमने हमेशा ये अज्यूम करना है कि शेयर फुली पेड है। तो यहां पे चूंकि मेंशन नहीं कर रहा कि शेयर होल्डर्स कौन से हैं, पार्टली पेड वाले या फुली पेड वाले, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? फुली पेड वाले हैं। अब क्या कह रहा है कि कंपनी लिक्विडेशन में गई, अनपेड डेट्स है, शेयर होल्डर क्या हो गए? विल बी लायबल पर्सनली टू कंट्रीब्यूट। कंपनी बिल्कुल भी नहीं, सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट यही कहता है कि शेयर होल्डर अलग है और कंपनी अलग है। नॉट बी रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट इन कंपनीज डेट्स, हाँ जी बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है कि कंट्रीब्यूट करें। सी में कह रहे बी लायबल टू कंट्रीब्यूट 50% ऑफ द अनपेड या 75%, बिल्कुल भी नहीं, गलत ऑप्शन। वो कोई पार्शल सिर्फ उस अमाउंट तक के लिए लायबल हो सकते हैं जो अनपेड होगी ऑन शेयर्स हेल्ड बाय देम। यहाँ पे चूंकि उसमें पार्टली पेड की तरफ क्वेश्चन को नहीं लेके जा रहा, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिसे पता चले पार्टली पेड का केस है, तो इसमें जो हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी वो बी है कि शेयर होल्डर रिक्वायर्ड नहीं है उस वक्त कंपनी के डेट में कंट्रीब्यूट करने के लिए। कंपनी के डेट में कंट्रीब्यूट करने का मतलब यह है कि डेट को पेमेंट करने के लिए अपना हिस्सा डालना है, उन्होंने घर से पैसे लाके डालने हैं, उनकी लायबिलिटी नहीं है। 11 ऑर्डिनरी शेयर आर आल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं? इक्विटी शेयर्स कहते हैं उनको। बोनस शेयर, फाउंडर शेयर, डेफर्ड शेयर नहीं कहते, उनको इक्विटी शेयर कहते हैं। बोनस शेयर्स भी ऑर्डिनरी शेयर हो सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट दोनों डिफरेंट है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन है इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आर इंटाइटल्ड टू वोट एट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। बिल्कुल उनकी इंटाइटलमेंट है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों की नॉर्मली नहीं इंटाइटलमेंट होती है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वालों की होती है। नॉर्मली ऑल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर हैव 10 वोट्स पर शेयर, 1 वोट पर 10 शेयर, 1 वोट पर शेयर, एज मच वोट एज दे विश। कॉमन सेंस की बात है, 1 वोट पर शेयर। सी ऑप्शन करेक्ट होगी। इसके बाद चलते हैं एमसीक्यू नंबर 13 की तरफ। 13 क्या कहता है जी? 13 कहता है प्रेफरेंस शेयर नॉर्मली कैरीज एज प्रायर राइट हेड ऑफ ऑर्डिनरी शेयर टू। प्रेफरेंस शेयर का नॉर्मली क्या प्रायोरिटी राइट होता है? रिसीव सैलरी। सैलरी कहां से रिसीव करेगा शेयर होल्डर? शेयर होल्डर है, मैनेजमेंट का हिस्सा थोड़ी है, कोई सैलरी वगैरह नहीं मिलेगी इसको, गलत ऑप्शन है। बी रिसीव ए रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। हाँ, ये रीपेमेंट, डिविडेंड की पेमेंट में इसका प्रायोरिटी राइट होता है और कैपिटल की रीपेमेंट के वक्त इसका प्रायोरिटी राइट होता है। यही तो 2 राइट होते हैं इसके। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन एहतियातन फिर भी दूसरी ऑप्शन भी देख लेते हैं। सी वोट इन दी जनरल मीटिंग। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले का कोई राइट नहीं होता कि जनरल मीटिंग में वोट कास्ट करे, वो तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वाले का राइट है। ये ऑप्शन भी गलत। डी नन ऑफ द अबव। नहीं भैया, एक हमें ठीक मिल गई, कौन सी वाली? बी, कि वो रिसीव करेगा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। क्वेश्चन 14, व्हाट टाइप ऑफ रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड टू अल्टर द कैपिटल क्लास ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आंखें बंद करके आगे पढ़े बगैर हम बता सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है। अब ए में क्या कह रहा है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। बी में कह रहा है स्पेशल रेजोल्यूशन, तो स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड। अच्छा, सी डी में क्या कह रहा है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, गलत। डी स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ 30 डेज नोटिस। कहना ये चाह रहा है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी, लेकिन इसको पास करने के लिए 30 दिन का नोटिस दिया जाएगा। पूरे लॉ में कहीं पे 30 दिन का नोटिस नहीं है। जब कभी मीटिंग होती है कोई भी जिसमें फैसले करने होते हैं, रेजोल्यूशन पास करनी होती है, हमेशा 21 दिन का नोटिस जाता है। हाँ, एक केस है जिसमें 21 दिन से कम का नोटिस भेजा जा सकता है, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो हम स्टडी करेंगे मीटिंग वाले चैप्टर में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में। तो इसमें हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या हुए? बी, स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है जी कैपिटल क्लास को चेंज करने के लिए मेमोरेंडम में। 15 की तरफ चलते हैं। आफ्टर द अल्टरेशन इन कैपिटल क्लास ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल द रेजोल्यूशन एंड द रिलेटेड डॉक्यूमेंट दैट इज अल्टर्ड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम एसोसिएशन विद द रजिस्ट्रार विद इन। नॉर्मली मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी जमा करवाई जाती है 30 दिन में, लेकिन शेयर कैपिटल के केस में अल्टरेशन अगर की गई तो आपको याद होगा रजिस्ट्रार को इंटीमेट करते हैं 15 दिन में, और इस इंटीमेशन के साथ ही हम कहते हैं साथ दूसरी डॉक्यूमेंट्स भी लगा दो तो अच्छा है।
तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो 15 डेज। अगर कैपिटल क्लास चेंज हो तो रजिस्ट्रार को विद इन 15 डेज हमने इंटीमेट करना होता है, और इसके साथ ही हम दूसरी जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी फाइल कर देते हैं इस इंटीमेशन के साथ ही। 30 दिन का इंतजार नहीं करते हम इस केस में जब कैपिटल क्लास चेंज हो रही हो। 16, if the variation affects substantive rights of any particular class of shareholder, it shall not be deemed to have been carried out unless, हाँ जी बिल्कुल, अगर substantive rights वेरी किए जा रहे हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन भी रिक्वायर्ड होगी, और अफेक्टेड क्लास की 3/4 मेजोरिटी की भी रिक्वायरमेंट है। अब वो क्या कह रहा है 2/3 मेजोरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, नहीं 2/3 नहीं 3/4। बी 51%, ये भी गलत। सी 3/4 मेजोरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास एग्री टू द अल्टरेशन, करेक्ट। 16 में करेक्ट ऑप्शन हमारी हो गई सी। डी में 70%, उल्टी सीधी एमसीक्यूज में ऑप्शन देने के लिए उल्टी सीधी परसेंटेज नहीं देता रहेगा। असल में हमें पता है कि 3/4 मेजोरिटी होती है, या 3/4 है या मोर देन 50% होती है। तो करेक्ट ऑप्शन 16 में हुई सी। 17 में कह रहा जी एनी मेंबर और मेंबर्स ऑफ द अफेक्टेड क्लास रिप्रेजेंटिंग एटलीस्ट 10% शेयर होल्डिंग ऑफ दैट क्लास में अप्लाई फॉर एन ऑर्डर अगेंस्ट द रेजोल्यूशन वेरिंग देयर राइट्स। बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे किसको, भाई कोर्ट को करेंगे। कितने दिनों में, विद इन 30 डेज। अब आगे या तो 30 पूछेगा या डेज पूछेगा, वही 30 पूछ रहा है। तो किसको अप्लाई करना है, ढूंढ ले कोर्ट, डी ऑप्शन। ना रजिस्ट्रार को, ना कमीशन को, ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अप्लाई करना है तो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट को। 17 की करेक्ट ऑप्शन हुई हमारी डी। आगे चलते हैं। 18, in case of variation in shareholders rights of a particular class of members, 10% or more of the class of shareholders who are aggrieved by the variation of the rights may apply to court। हाँ, पहले पिछले एमसीक्यूज में हमने खुद से बताया कोर्ट में जाएंगे। फॉर एन ऑर्डर कैंसिलिंग द वेरिएशन विद इन, कितने दिनों में, हाँ जी कितने दिनों में जा सकते हैं, 30 डेज में। तो 18 की करेक्ट ऑप्शन हुई सी, 30 डेज में जा सकते हैं। ये कोई मीटिंग का नोटिस नहीं थोड़ी है, मीटिंग का नोटिस होता वो 21 दिन में होता। 19, in case of variation in shareholders rights of a particular class of members, the court may give its decision in favor or against the special resolution by company. The company is required to forward a copy of the court decision to the registrar। हाँ जी, अगर वो फैसला कर दे कोर्ट तो कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि उसने रजिस्ट्रार को इस कोर्ट के फैसले की कॉपी सेंड करनी है। कब, कितने दिनों में, भाई जितने दिनों में हमने उसके रेजोल्यूशन इंटीमेशन दी थी 15 दिन में, तो 15 दिन में हमने इसको सबमिट करवाना है कंपनी ने, बेसिकली रजिस्ट्रार को। बी ऑप्शन करेक्ट है। 20, a single offering document allowing companies to make multiple offering as disclosed in the offering document is known as shelf prospectus। अब वो उल्टे सीधे नाम दे रहा है, सेल प्रोस्पेक्टस कभी सुना ही नहीं हमने, सिंगल प्रोस्पेक्टस, मल्टीपल प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। बी ऑप्शन करेक्ट है। कोई ऑप्शन देनी है, कोई ऐसी ऑप्शन देना जिससे हम थोड़ा सोचने पे भी मजबूर हो। सीधी ऑप्शन पढ़ के पता चल जाता है ये सही नहीं है। बहरहाल अच्छी बात है अगर इस तरह की ऑप्शन एग्जाम में भी दे दे। 21, a supplement to the prospectus inviting the general public for subscription of earlier offered securities। सप्लीमेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस, हाँ शेल्फ प्रोस्पेक्टस में अगर बाद में सेकंड आपने इश्यू करना हो तो हम देखते हैं कि क्या वो इंफॉर्मेशन को अपडेट करने की जरूरत है तो फिर हम सप्लीमेंट टू द प्रोस्पेक्टस इश्यू करते हैं। तो सप्लीमेंट टू द प्रोस्पेक्टस क्या कंटेन करता है भाई, अपडेटेड डिस्क्लोजर। अब देखिए न्यू प्रोस्पेक्टस, वही उल्टी सीधी ऑप्शन, न्यू प्रोस्पेक्टस, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, अपडेटेड डिस्क्लोजर, तो अपडेटेड डिस्क्लोजर होते हैं। 21 का पार्ट सी करेक्ट है। 22, prospectus is issued, published or circulated with the approval of, किसकी अप्रूवल से, कमीशन की अप्रूवल से और स्टॉक एक्सचेंज की क्लियरेंस से। रजिस्ट्रार की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, रजिस्ट्रार को सिर्फ हम फाइल करते हैं। अप्रूवल जरूरी होती है तो कमीशन की होती है। मेंबर, डायरेक्टर, ऑडिटर ने कहां से अप्रूवल देनी, इनकी अथॉरिटी कोई नहीं है। 22 की करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू 23, the prospectus in its full text or in such abridged form shall be published at least in एक इंग्लिश एक उर्दू डेली न्यूज़पेपर में। वन उर्दू मैगजीन नहीं, इंग्लिश में कौन छापेगा। वन उर्दू और वन इंग्लिश फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर, बिल्कुल भी नहीं, डेली न्यूज़पेपर में।
C1 उर्दू एंड 1 इंग्लिश मैगजीन, गलत। D1 उर्दू एंड 1 इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर, यही तो ऑप्शन हम ढूंढ रहे थे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई 23 में डी। कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है। 24 prospectus issued shall be made available free of charge। कहां कहां हमने 6-7 जगह पढ़ी थी। क्या कर रहा है, एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द इशूअर, इशूअर का रजिस्टर्ड, बिल्कुल यहां पे अवेलेबल होना चाहिए। अब मैं फौरी तौर पे ए को मैंने ओके कर दिया कि इशूअर के रजिस्टर्ड ऑफिस में प्रोस्पेक्टस अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन ये क्या, बी में गया तो बी में पता चला विद ऑल द बैंकर्स टू द इशू, जो बैंकर टू द इश्यूज हैं, जो यानी प्रोस्पेक्टस इशू करने में, एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने में हेल्प कर रहे हैं हमारे, वहां पे भी तो अवेलेबल करवाते हैं। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होगी बी। फिर सी क्या करें, विद द कंसर्न शेयर रजिस्ट्रार, ये ऑप्शन भी ठीक है। तो अब क्या करें, एग्जाम में ए बी सी तीनों ऑप्शन लिख दें, नहीं, डी ऑप्शन पड़े, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका मतलब है इस केस में हमने ना सी को टिक करना है, ना बी को, ना ए को, बल्कि करना है टिक तो डी को। 24 में हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी डी। आगे चलते हैं 25, prospectus along with subscription form from the date of its publication in newspaper till the closing of subscription shall also be uploaded। कहां अपलोड किया, वेबसाइट पे। अब सारी वेबसाइट बताई, अब उल्टी सीधी वेबसाइट बताएगा। एससीसीबी की वेबसाइट पे वो थोड़ी अपलोड करेंगे, जिस कंपनी का प्रोस्पेक्टस है वो अपनी कंपनी की वेबसाइट पे अपलोड करेगी। सिक्योरिटीज एक्सचेंज एससीसीबी नहीं, सिक्योरिटी एक्सचेंज नहीं, कंसर्न बैंक भी नहीं। सी ऑप्शन करेक्ट है, वेबसाइट ऑफ द इश्यूर। इश्यूर से मुराद वो कंपनी है जो प्रोस्पेक्टस इश्यू कर रही है। 26, प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट, नोटिस, सर्कुलर, मटेरियल, पब्लिकेशन, ब्ला 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 ब्ला, ऑफरिंग टू द जनरल पब्लिक, टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओनली टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ओनली टू एग्जिस्टिंग, निजी नहीं। प्रोस्पेक्टस ऐसी डॉक्यूमेंट है जो इन्विटेशन ऑफर कर रही होती है, इनवाइट कर रही होती है जनरल पब्लिक को कि वो आके शेयर्स को सब्सक्राइब करें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नहीं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए तो आपको पढ़ा होगा, वो केसेस थे जिनमें प्रोस्पेक्टस की अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं, प्रोस्पेक्टस इश्यू करना रिक्वायर्ड नहीं, वहां पे राइट इश्यू भी था। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के जब शेयर इश्यू कर रहे हो उनके लिए प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं किया जाता, तो ये जनरल पब्लिक के लिए किया जाता है। 26 की करेक्ट ऑप्शन है ए। Next 27, although approval from the commission is required for issue, publication or circulation of prospectus, there are instances where a prior approval is not necessary। बिल्कुल ऐसे ही सही कह रहे हैं। Such instances include, कौन कौन से, सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। हाँ, स्टेट बैंक की सिक्योरिटीज के लिए प्रोस्पेक्टस रिकॉर्ड नहीं पड़ा था, याद आ गया। लेकिन क्या अभी फौरन ए को सेलेक्ट कर लूं, यहाँ के सारी ऑप्शन पढ़ लेनी चाहिए, कहीं एंड पे ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव वगैरह ना हो। सारी ऑप्शन पढ़ लेता हूं। बी, वेयर सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड इन कनेक्शन विद ए प्राइवेट ऑफरिंग, प्राइवेट प्लेसमेंट में भी प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, बी भी करेक्ट। सी, वेयर द सिक्योरिटीज आर शेयर्स एंड आर ऑफर्ड एज बोनस शेयर, बोनस शेयर में भी प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की जरूरत नहीं होती, अप्रूवल की भी जरूरत नहीं होती। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी कौन सी बने, डी, ऑल ऑफ द अबव। अब चलते हैं 28 की तरफ। A prospectus approved by the commission shall be valid for a period of कितने दिन, 60 दिन। पड़ा रटा लगाया हुआ है, दिनों को तो हमने नहीं छोड़ना, दिन तो पक्के याद करने हमने। 60 डेज, 28 की करेक्ट ऑप्शन 60 डेज। जो प्रोस्पेक्टस कमीशन अप्रूव करता है 60 डेज के लिए वैलिड है, लेकिन याद रखिएगा एक्सटेंशन पॉसिबल है। कमीशन इतना जालिम नहीं है कि एक्सटेंशन ना दे, जरूरत पड़ने पे एक्सटेंशन भी दे दिया करता है। 29, a prospectus shall not contain a statement purporting to be made by expert unless the expert is a person जो इंडिपेंडेंट हो, यानी कंपनी की फॉर्मेशन वगैरह से कनेक्टेड ना हो। पढ़ा हमने कंसेप्ट। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ए, who is not or has not been engaged or interested in the formation of company, यही तो है वो ऑप्शन जो हमने पढ़ी थी, लेकिन फिर भी अच्छा बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, कहीं वो ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव वाला केस ना हो। बी कह रहा है हु इज और हैज बीन इंगेज और इंटरेस्टेड, नहीं, जो इंगेज और इंटरेस्टेड रहा है वो कहां का इंडिपेंडेंट, वो तो लिंक्ड हो गया, गलत ऑप्शन। हु इज इंगेज और इंटरेस्टेड इन प्रमोशन ऑफ कंपनी, गलत। हु इज इंगेज और इंटरेस्टेड इन मैनेजमेंट ऑफ द, गलत। जो इनसे इंगेज नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, वो ही एक्सपर्ट बन सकता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगी 29 की, के एक्सपर्ट कोई बंदा स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं करेगा अनलेस के वो इंडिपेंडेंट हो, यानी फॉर्मेशन, प्रमोशन, मैनेजमेंट वगैरह में इंगेज ना हो, इंटरेस्टेड ना हो।
30. If a public company opts not to issue share to the general public initially and start the business, in such a case company would be required to file with the registrar. अगर पब्लिक कंपनी शेयर्स को इशू नहीं करती, अगर इशू करती होती तो फिर तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करती। अगर शेयर इशू करती, शेयर इशू नहीं किया उन्होंने जनरल पब्लिक को, तो जब जनरल पब्लिक को शेयर इशू ना किए जाए, प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए से किए जाए, तो फिर हमने यानी कंपनी ने रजिस्ट्रार को स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस फाइल करनी है, जो कि ऑप्शन है हमारी सी ऑप्शन करेक्ट 30 में। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट 31 में कह रहा है प्रोस्पेक्टस इज ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट एंड नीड्स अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड एंड क्लियरेंस फ्रॉम द ऑडिटर्स। बिल्कुल भी नहीं, इसे कमीशन से अप्रूवल चाहिए होती है, सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज से क्लियरेंस चाहिए होती है, जिसे हम सिक्योरिटीज एक्सचेंज भी कहते हैं। बी अप्रूवल फ्रॉम मेंबर्स एंड क्लियरेंस फ्रॉम क्रेडिटर्स, गलत। सी अप्रूवल फ्रॉम कमीशन एंड क्लियरेंस फ्रॉम सिक्योरिटीज एक्सचेंज, करेक्ट। सी ऑप्शन कर तो 31 में करेक्ट ऑप्शन भी सी। डी अप्रूवल फ्रॉम कोर्ट एंड क्लियरेंस फ्रॉम रजिस्ट्रार, बिल्कुल भी नहीं। 32 once issued and securities allotted under a prospectus it shall be sent to registrar, बिल्कुल भी नहीं। पहले सेंड किया जाता है इशू करने से पहले, जैसे ही प्रोस्पेक्टस पब्लिश किया जाता है तब रजिस्ट्रार को फाइलिंग की जाती है, सिक्योरिटीज इशू करने के बाद नहीं रजिस्ट्रार को दिया जाता। इट शैल बी सेंड टू सिक्योरिटीज एक्सचेंज, बिल्कुल भी नहीं, सिक्योरिटीज इशू करने के बाद नहीं सेंड किया जाता। पब्लिक जब पब्लिश करवाया जाता है तब अवेलेबल करवाया जाता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज में। सी इट्स एग्जिस्टेंस विल एंड, हाँ ये बात ठीक है कि अगर सिक्योरिटीज, जिसका मकसद ही प्रोस्पेक्टस का था सिक्योरिटीज इशू करना, सिक्योरिटीज इशू होगी, प्रोस्पेक्टस का मकसद खत्म, प्रोस्पेक्टस भी खत्म। इट्स एग्जिस्टेंस विल कंटिन्यू टिल द नेक्स्ट एजीएम, बिल्कुल भी नहीं, ये इसकी एग्जिस्टेंस एंड हो जाएगी। 32 का करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट 33 प्रोस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू द एससीसीपी फॉर अप्रूवल एट लीस्ट 21 डेज बिफोर द प्रपोज्ड डेट ऑफ पब्लिकेशन। पढ़ा था ये 21 डेज किधर है, बी में, बी ऑप्शन करेक्ट। 33 का पार्ट बी करेक्ट। 34 मिनिमम टाइम गैप बिटवीन डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन शैल बी। हाँ जी, सब्सक्रिप्शन कब स्टार्ट होगी, याद है आपको रूल के प्रोस्पेक्टस जब पब्लिश हुआ उसके 7 से 30 दिन का गैप था, यानी कम से कम 7 दिन का गैप होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन का। 7 दिन से, यानी अगर आज प्रोस्पेक्टस पब्लिश किया तो सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगी 7 दिन के बाद और 30 दिन से पहले पहले। तो यहाँ पे नोट कीजिए वो मिनिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम नहीं पूछ रहा, तो मिनिमम टाइम गैप जो होगा वो 7 डेज का होगा, यानी 34 में करेक्ट ऑप्शन हमारी है डी। 35 for obtaining the certificate of commencement of business of public company has to meet certain requirements. Choose the incorrect one from following, यानी इनमें से कौन सी रिक्वायरमेंट है जो कि गलत है, वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं जी। वो है ए, द कंपनी, पढ़ लेते हैं, कंपनी शुड हैव अलॉटेड शेयर अगेंस्ट कैश इक्वल टू द मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। हाँ बिल्कुल, मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी होनी चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करने के लिए। B. Director should have paid in cash the company full amount on each of the share taken or contracted to be taken. बिल्कुल डायरेक्टर्स को फुल अमाउंट पे करनी चाहिए। C. The member should have paid in cash to the company full amount on each of the share taken and contracted. मेंबर नहीं, डायरेक्टर ने फुल अमाउंट पे करना है, डायरेक्टर के लिए रिक्वायरमेंट है। हमने वो जो कंडीशन पढ़ी थी उनमें डायरेक्टर्स के बारे में था कि उन्होंने फुल अमाउंट पे कर दिया, मेंबर्स के बारे में नहीं था। D. No monies are may become liable to be repaid by to applicants for any shares. हाँ ये रीपेमेंट वाली बात भी थी एप्लीकेंट्स के, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यानी इनकरेक्ट ऑप्शन हमने ढूंढनी थी और इनकरेक्ट ऑप्शन सी है, इसी को हम सेलेक्ट करेंगे। यानी ये है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, लेकिन रिक्वायरमेंट के लिहाज से हमने इनकरेक्ट ही ढूंढनी थी, तो हमारी करेक्ट ऑप्शन सी हुई 35 में। आगे चलते हैं जी, आगे है 36 Before being permitted to trade, a public company must have, public company must have क्या, certificate of commencement of business, और क्या obtain करना है इसमें, obtain a certificate of incorporation only। नहीं नहीं नहीं, प्राइवेट होती तो हम यही कहते कि वो सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हासिल करे और धड़ाधड़ काम शुरू करे, लेकिन पब्लिक कंपनी या सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से काम नहीं चलना। Been listed on securities exchange लाजमी नहीं है, issued a prospectus लाजमी नहीं है, obtain a commencement of business certificate एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बिल्कुल ये जरूरी है डी। यानी पब्लिक कंपनी के लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी
और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना भी जरूरी है। प्राइवेट कंपनी होती तो सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना जरूरी होता। डी ऑप्शन करेक्ट होगी 36 की। 37 अमाउंट ऑफ फाइनल डिविडेंड इज प्रपोज्ड बाय डायरेक्टर एंड अप्रूव्ड बाय, कौन अप्रूव करेगा? मेंबर जी अप्रूव करेंगे एजीएम में, और का ए मेंबर्स इन एजीएम ऑफ द कंपनी, आंखें बंद करके नहीं, एक मिनट ठहर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आगे ऑल ऑफ द अबव कोई इस तरह का सीन हो तो मैं सारी ऑप्शंस को पढ़ लूं। ऑडिटर्स इन एजीएम, ऑडिटर की क्या जरूरत कि वो डिविडेंड को अप्रूव करे। सीईओ एंड सीईओ इन बीओडी मीटिंग ऑफ द कंपनी, बिल्कुल भी नहीं। मेंबर्स इन ईजीएम ऑफ द कंपनी, नहीं भैया, ये एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड अप्रूव होता है। यानी करेक्ट ऑप्शन होगी हमारी 37 में ए। इसके बाद 38 भैया चाहे इधर रख दीजिए यहां पे, शुक्रिया। 38 इंटरिम डिविडेंड में बी प्रपोज्ड एंड पेड बिफोर द एंड ऑफ द ईयर बाय द, इंटरिम डिविडेंड कौन प्रपोज करता है और कौन पे करता है? डायरेक्टर्स ही, मेंबर नहीं करते। मेंबर की पावर फाइनल डिविडेंड में है, इंटरिम डिविडेंड में नहीं। तो 38 डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ए ऑप्शन ठीक है। चेयरमैन भी नहीं करता, चीफ एग्जीक्यूटिव भी नहीं करता। हाँ, चीफ एग्जीक्यूटिव पे करता है, अप्रूव नहीं करता। इंटरिम डिविडेंड में बी प्रपोज्ड एंड पेड बिफोर द एंड ऑफ द ईयर बाय द डायरेक्ट। अच्छा, यहाँ पे प्रपोज में तो डायरेक्टर ही करते हैं, वही अप्रूव करते हैं, लेकिन पेमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव करता है। बहरहाल मुझे इन दोनों में से, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में से ए ऑप्शन सही लग रही है, ज्यादा बेहतर लग रही है, यूं कह ले ज्यादा बेहतर ए। तो 38 में मैं ए ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। वैसे बेहतर होता अगर इसमें वो सिर्फ प्रपोज या डिक्लेयर्ड या अप्रूव्ड की बात करता, पेमेंट वाली बात ना करता, क्योंकि पेमेंट वाली बात से फिर वो चीफ एग्जीक्यूटिव की ऑप्शन भी लगता है कि थोड़ी थोड़ी ठीक है, लेकिन ज्यादा ठीक जो है वो ए ऑप्शन है, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, इसलिए मैंने इसी को सिलेक्ट कर लिया। 39 डिविडेंड इज प्रपोज्ड बाय डायरेक्टर, मेंबर्स में रिड्यूस द डिविडेंड, बिल्कुल कर सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन। लेकिन मैं अभी इसको सिलेक्ट नहीं करूंगा, देख लूं कहीं ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव वगैरह वाली ऑप्शन नीचे ना हो। एक्सेप्ट द डिविडेंड, हाँ बिल्कुल रिड्यूस भी कर सकते हैं, सेम डिविडेंड भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। सी रिजेक्ट द डिविडेंड, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। रिजेक्ट का मतलब है कहीं भैया हमने डिविडेंड लेना ही नहीं, तो बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं। ए भी कर सकते हैं, बी भी, सी भी। तो इसका मतलब हमें जो करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करनी है वो डी करनी है, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद आते हैं 40 की तरफ। डिविडेंड वारंट्स आर टाइप ऑफ क्रॉस चेक, हाँ बिल्कुल, एंड कैन बी क्रेडिट इनटू बैंक अकाउंट ऑफ, किसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे भाई? यहां तो मेंबर के, यहां जिसको मेंबर कहेगा, टू द ऑर्डर ऑफ द मेंबर शेयर होल्डर। तो यहां पे देखते हैं कौन सी ऑप्शन कह रहा है। क्रेडिटर, भाई क्रेडिटर कौन होता है? डिविडेंड लेने वाला, ऑडिटर ऑफ द कंपनी, बिल्कुल भी गलत। सी मेंबर ऑफ द कंपनी, ये करेक्ट ऑप्शन। डी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, गलत। मेंबर को शेयर, भाई मालिक मेंबर है, डिविडेंड उसी के अकाउंट में जाएगा और किसी अकाउंट में जाएगा। 41 हु इज रिस्पॉन्सिबल इन केस ऑफ डिफॉल्ट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू मेंबर, अगर डिविडेंड की पेमेंट नहीं होती, सूली पे कौन चढ़ेगा? एक ही बंदा, सीईओ। हमने पढ़ा है, और आपको याद होगा इसको हैवी पेनल्टी पे इंपोज होती थी। क्या पेनल्टी इंपोज होती थी? क्या पेनल्टी होती थी मेरे भाई? हाँ, 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट, 5 ईयर डिस्क्वालिफिकेशन और 5 मिलियन रुपीज सी ऑफ द कंपनी को। तो सी ऑफ द कंपनी जो है 41 का पार्ट सी हमारी करेक्ट ऑप्शन है। 42 इन एनी केस द मेंबर्स ऑफ कंपनी कैन नॉट रिजेक्ट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड प्रपोज बाय डायरेक्टर। रिजेक्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज नहीं कर सकते। इन नो केस मेंबर्स कैन इंक्रीज डिविडेंड। 42 की करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट 43 इन केस ऑफ डिले इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी में बी प्रेजेंट फॉर एन टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 years। हाँ बिल्कुल, 2 साल तक। अच्छा 2 साल नहीं, 2 साल तक। अब कोर्ट को अगर रहम आ जाए, हो सकता है वो उसे 2 महीने की सजा दे बस। तो 2 साल तक मैक्सिमम पेनल्टी 2 साल की है, इंप्रिजनमेंट है। एंड फाइन किस अमाउंट का होगा? अप टू 50, नहीं 5 मिलियन, 5 मिलियन हमने याद किया हुआ है। 2 ईयर इंप्रिजनमेंट, 5 ईयर डिस्क्वालिफिकेशन और 5 मिलियन रुपीज। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी 43 में हुई बी, अप टू 5 मिलियन। आगे चलते हैं जी। 44 इन केस ऑफ डिफॉल्ट रिगार्डिंग पीरियड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, चीफ एग्जीक्यूटिव कंपनी विल बी फाइंड एंड इम्प्रिजन्ड फॉर ए टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 years। ही शैल फर्दर बी इनएलिजिबल टू बिकम डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एनी कंपनी फॉर द नेक्स्ट 5 years या 10 years। एनी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी नहीं है, एनी कंपनी
वो किसी भी कंपनी का डायरेक्टर बनने का नाअहल हो जाता है। क्या ताहयात नाअहल हो जाएगा? नहीं नहीं, 5 साल तक होगा। किसी भी कंपनी का डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता। तो 44 में करेक्ट ऑप्शन हुई हमारी ए। इसके साथ ही मेरा ख्याल है हमारे एमसीक्यूज भी कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे हम अपना ये छोटा सा लेक्चर इसका इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज।